Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about how to we recognize difference between heat and temperature. हीट और जो टेम्परेचर होता है उसके बीच में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। ऊष्मा और ताप काफी कंफ्यूजन होता है इसके अंदर जब डिफाइन करने की बारी आती है, तो आज हम इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी रखा है और बाकी जो न्यूमेरिकल चीजें वो मैं आपको बाद में लिख के समझा दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं जो ऊष्मा होता है, जो हीट होती है वो क्या चीज होती है। तो हीट जो होती है जिसको हम ऊष्मा कहते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप होती है। जैसे अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। सिमिलरली जो ऊष्मा होता है वह भी क्या होता है, ऊर्जा का एक प्रकार होता है जिससे हम कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य क्या होते हैं ऊर्जा की बदौलत ही कर सकते हैं। तो यह ऊर्जा का एक रूप होता है जो उच्च मान से निम्न मान की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब जहां पे हाई होगा एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और जिधर कम होगी तो ये हाई से लोअर की ओर क्या होगी, ये प्रोग्रेस करेगी। जैसे कि एक रोड को हम पकड़ लें, जो कंडक्टिंग रोड है, जैसे लोहे की रोड अगर हम कर लें और दूसरे एक तरफ से उसको गर्म करो, एक तरफ से हम पकड़ रखें, तो कुछ समय पश्चात वो रोड हमें गर्म लगने लगती है, क्योंकि जो हीटनेस होती है वो कोल्डनेस की ओर हमारी ओर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो वही चीज है यहाँ पे, जो उच्च मान से निम्न मान की ओर प्रवाहित होती है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है, जिससे एसआई सिस्टम में इसे क्या बोलते हैं, जूल होती है ना। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को अगर क्यू ऊष्मा देते हैं, मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं और उसके अंदर डी थीटा की वैल्यू डी थीटा मान लीजिए कि उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसके अगर फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो Q इक्वल टू होगा यहाँ पे एम सी डी थीटा। यहाँ पे थीटा मान में क्या हुई, इंक्रीजमेंट हुआ है। सी उसका जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, और एम उस सब्सटेंस का मास या द्रव्यमान होता है। तो ये जो होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, लिखा जाता है ऊष्मा के बारे में। इतनी एनर्जी अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी, ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होगी, वो क्यू इतनी होगी, एम से डी टी होगी, डी थीटा होगी, है ना। इसका एक वीडियो डिटेल में हम बना देंगे जिसको बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद होता है टेम्परेचर, ताप जिसको हम बोलते हैं। टेम्परेचर क्या चीज होता है, तो जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा एक्चुअली क्या है, अदिश राशि है ना। स्केल तो इसे हम कर सकते हैं, जूल में करते हैं, लेकिन अगर ऊष्मा का आंकिक मान कोई बता दे, जैसे कि हम ये कहें कि कोई चीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है, या फिर उस वस्तु का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, या मौसम आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म रहेगा और लोअर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहेगा, तो ये जो वैल्यू हम बता रहे हैं ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो आंकिक मान होता है, ऊष्मा का जो आंकिक मान होता है वो ताप कहलाता है। ऊष्मा का अगर मान नहीं है तो वो सिर्फ ऊष्मा है, जिसके अंदर हम उसको हायर से लोअर की और टेम्परेचर को इंक्रीज होता हुआ हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू बता दें कि ये कितना है, तो वो टेम्परेचर हो जाता है ना। आपने सुना होगा टेम्परेचर, आज इतना टेम्परेचर है, आज इतना टेम्परेचर है। मौसम के समाचार जब आपने सुने होंगे तो उसके अंदर टेम्परेचर में वैल्यू बताई जाती है अलग अलग शहरों की, आपने देखा होगा। तो ऊष्मा का जो आंकिक मान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। किसी भी ऊष्मा का आंकिक मान, मतलब किसी चीज को हमने गर्म किया तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, अगर वो हम बता देंगे तो उसका टेम्परेचर कहलाता है, उसका ताप कहलाता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। एसआई मात्रक मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की। अगर मैं मेजर कर रहा हूँ यहाँ इंडिया में, तो यूएसए में भी उसी में मेजर करेंगे, रशिया में भी उसी में मेजर करेंगे, इंग्लैंड में भी उसी तरीके से मेजर करेंगे। तो ये एसआई यूनिट होती है। अब टेम्परेचर स्केल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो टेम्परेचर स्केल काफी टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेल्सियस, जिसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। फ़ारेनहाइट आपने नाम सुना होगा। केल्विन आपने स्टडी जो बुक्स होती हैं उनके अंदर जो वैल्यूज दी जाती हैं वो केल्विन में दी जाती हैं। र्यूमर होता है और एक रेकाइन भी होता है। हालांकि इनमें से सिर्फ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन ही अभी चलन में है, जो यूज किए जाते हैं, लेकिन र्यूमर और रेकाइन जो होते हैं वो यूज नहीं किए जाते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं, सेल्सियस जो होता है इसका जो यूनिट होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम समझेंगे कि अगर कोई यूनिट स्केल है तो उसका जो लोअर पॉइंट होता है, जो अपर पॉइंट होता है, उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है। जैसे हम पढ़े ना, आज टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, तो वहां पे एक खाने के बीच में मतलब वो सबसे नीचे 0 से लेकर अगर 100 तक मेजर कर रहा है तो उसके बीच में कितने पार्टीशन होंगे, तो वो चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं।
तो जो सेल्सियस स्केल होता है, ये सेल्सियस स्केल में जो मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब जो सबसे कम वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये मिनिमम है, इसके मैक्सिमम है। इसे बोलते हैं अपन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर कोई चीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर कोई बर्फ जम जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और जिसको बॉयल होने लगती है, वो उसके अंदर वेपर बनने लगती है, उसको अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर टोटल पार्टीशन आपको दिख ही रहा है, 0 से लेकर 100 के बीच में है, तो इसके अंदर 100 पार्टीशंस होते हैं। इसके बाद जो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 32 फ़ारेनहाइट होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 212 होती है। कितनी होती है? 212। और 32 से 212 के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो ये कितना होता है? 180 पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसके अंदर 180 पार्टीशन होते हैं, और यहाँ पे सेल्सियस के अंदर कितने होते हैं? 100 पार्टीशन होते हैं। इसके बाद केल्विन जो होता है, केल्विन होता है 273.15 से 373.15। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक बिंदु है, और बॉइलिंग पॉइंट जो इसका बॉइलिंग पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं क्वथनांक बिंदु है, वो कितना होता है? 373.15 होता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 273 से 373 के बीच में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर भी 100 का डिफरेंस है। तो 100 पार्टीशन के अंदर होते हैं, इसके लोअर से इसके अपर वैल्यू के बीच में। इसके बाद होता है र्यूमर। र्यूमर जो होता है, इसमें मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम जो होती है वो 80 तक ये जाती है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होते हैं? 80 होते हैं। और इसके बाद एक रेकाइन होती है। रेकाइन में भी 472 से 462 तक जाता है। 472 सॉरी 472 से 662 तक ये जाता है। उसके अंदर लगभग मेरे हिसाब से 212 के आसपास कुछ डिफरेंस होता है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ बात नहीं करते, क्योंकि वैसे भी वो चलन से बाहर है। पर ये जो चीज है, ये कम से कम 4 चीजें आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट, और जिसको हम बोलते हैं एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सभी के, और ये सभी के बॉइलिंग पॉइंट है देश के उस तरफ। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई टेम्परेचर स्केल आपको यहाँ पे कोई वैल्यू किसी एक टेम्परेचर स्केल में दे रखी है, और दूसरे में आपको चेंज करना हो, या दूसरे से तीसरे में चेंज करना हो, या पहले से ही तीसरे में या सभी में चेंज करना हो, तो कैसे करेंगे? तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो देख लेते हैं अपन। रिलेशन क्या बोलते हैं? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, र्यूमर है, तो सभी का लिख देते हैं। सेल्सियस का होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है K-273/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा R/4। तो ये सभी के बीच में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। मतलब आपको अगर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप इन दोनों को ले लीजिए। अगर आपको केल्विन से र्यूमर में चेंज करना है तो इन दोनों को ले लीजिए। अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है तो इन दोनों को ले लीजिए। और अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है तो इन दोनों को ले लीजिए। अगर आपको फ़ारेनहाइट से र्यूमर में चेंज करना है तो इन दोनों को आप ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको दे दूं एक टेम्परेचर स्केल, यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने दे दिया, माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर दे दिया गया है, और इसको फाइंड करना है आपको किसके अंदर? फ़ारेनहाइट के अंदर। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होगा C/5 इज इक्वल टू F-32/9 होगा। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है -40/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 5 8 जा 40, ये माइनस का 8 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 9 जा 72। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 72 माइनस का इज इक्वल टू F-32। F-32 हो गया। अब इसको इस तरफ लेके आइए, तो
तो ये हो गया F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -72 प्लस 32। तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? F इज इक्वल टू -40 डिग्री, तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे 40 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है। तो F में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? -40। अच्छा, इससे ये भी चीज आपकी निकलती है कि जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू और जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है? बराबर होती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि किस वैल्यू पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो देख लीजिए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अब इसी को अगर हम क्या करें, सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में चेंज करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। लीजिए, सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या है? -40/5 इज इक्वल टू K-273/5। अब देखिए, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, अपॉन में है, बराबर हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे K की जो वैल्यू है -40 इक्वल टू K-273। अब 273 को इस तरफ लेके आइए तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 273 - 40। और इसके अंदर अगर हम इसको K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे 7 में से अगर 4 गया है ना, 73 में से अगर 40 गया तो कितना बचेगा? 4 3 7, तो 232 क्या हो जाएगा? ये 232 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको बताया मैंने कि जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू होगी वो क्या होगी, केल्विन में क्या वैल्यू होगी, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे रेकाइन में फाइंड करना चाहते हैं तो रेकाइन में आप कर दीजिए R/4। तो यहाँ पे 4 और 40 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और 5R मतलब 5 से डिवाइडेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो लगभग वैल्यू होगी मैं आपको बता दूं, 4 चौक 16, 16 पंचे की 80 के आसपास लगभग कुछ आना चाहिए। यहाँ पे R की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इसे पता पड़ जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो हीट होता है वो और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर स्केल क्या होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और कैसे हम इनके बीच में वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो समझा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, किसी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि वीडियो और अच्छा फैल सके, ये मैं भी चाहता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।